जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकड़ा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com जी टीम सां। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पंचम जी मेरे साथ आए हुए हैं, मंच पे बैठे हुए सभी महानुभाव और बड़ी संख्या में आए हुए घर टूटने से घबराए हुए बिल्डिंग के चेयरमैन, सेक्रेटरी और रहने वाले व्यापारीगण भी यहाँ आए। ये बड़ी गंभीर समस्या है और मुझे कुछ सालों से मुझे लगता है कि और शहरों के परिपक्ष उल्लासनगर को एक अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है। उल्लासनगर महाराष्ट्र में जो भी शहर है, जो भी गांव खेड़े हैं, उसका अपना इतिहास है। उल्लासनगर का वैसा कोई जुना पुराना इतिहास नहीं, क्योंकि यह शहर बना है 1947 में, जब पार्टीशन हुआ, जब सिंध प्रांत से आप लोग यहाँ आए, कुछ और हल्के में गए। उल्लासनगर में बैरक्स बने, उस बैरक में हमारे भी थाना में एक सिंधी कॉलोनी है, वहां पे बैरक्स बने और यहां पर भी बैरक्स बने। फिर उसके बाद शहर बढ़ता गया, शहर आगे जाते रहा। हमारे सिंधी भाइयों और बहनों ने खास करके व्यापारिक क्षेत्र में अपनी एक मजबूती से काम किया, एक मजबूत पकड़ बनाई और वो मेहनत करके आगे बढ़े। ये आज मंच सूना लगता है जब हमारी भाभी यहां पे नहीं है, नहीं तो ज्योति भाभी हर दम हर वक्त उल्लासनगर की समस्याओं को लेके व्यथित होती थी, सीएम से मिलती थी, अपोजिशन लीडर से मिलती थी, लेकिन मेरे उल्लासनगर को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए उसका झगड़ा था। अभी भाषण में मैंने सुना कि बीजेपी के लोग पूछ रहे थे जितेंद्र अवार्ड का क्या था। जितेंद्र अवार्ड बन के हीरो बन के नहीं आता है यहां पर। वो सरकार का प्रतिनिधि है और जब वो बात करता है समझ लेना कि सरकार। राजनीति में अगर इतनी समझ आपको नहीं है, इतनी सोच आपको नहीं है, तो आपको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरा तो कहना यह है कि चाहे थाना हो, चाहे उल्लासनगर हो, इसका पूरा नया डेवलपमेंट मॉडल ही बनना चाहिए। ये जुने पुराने डेवलपमेंट रूल्स इस शहर को नहीं लागू होने चाहिए। टैक्सेशन हो और भी कोई पेनल्टीज हो, प्रीमियम हो, इन सब के लिए एक अलग कानून, खास करके उन शहरों के लिए जो शहर हमारे भारत पाकिस्तान बनने के बाद यहां आए हैं, उनके लिए एक अलग कानून होना चाहिए, उनका हक है। क्योंकि कोई खेती नहीं थी, इनका कोई अपना घर नहीं था, वहां से आए, हाथ में कुछ नहीं था,
जो बना बनाया है वो 69-75 सालों में बना है। आबादी बढ़ती गई, लेकिन शहर तो नहीं बढ़ा ना। शहर तो ऐसा बढ़ा, और मैं कभी भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस को कोई शहर की बीमारी नहीं कहता। हाँ, जो शहर फंसे हुए हैं वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होना ये चोटी है। लेकिन जिस शहर के आबादी की मांग आप पूरी नहीं कर सकते, वो शहर क्या करेगा? आज 70 साल में कम से कम 3 पीढ़ियां तो आपकी चली गई। मेरे 3 दिन भी पकड़े तो भी 9 लोग उस घर में रहे। तो ऐसा ही बढ़ते जाएगा ना, उसका ग्राफ है वो ऐसा ही जाएगा। पहले माँ बाप आए, उसके बाद बच्चे हुए, 2 बच्चे, फिर उनकी बीवियां, फिर इनकी बीवियां, 2 बच्चे के 2 बच्चे, 2 बच्चे 4, फिर बीवी, फिर बच्चे, ऐसा करके पूरे शहर की आबादी बढ़ी। और वो कहां रहे? रास्ते में रहे क्या? उनको कहीं ना कहीं घर मिलना, घर लेना आवश्यकता। और यह जरूरत उनकी, उन्होंने अगर इलीगल कंस्ट्रक्शंस में घर लेके पूरी की है तो मैं उनको गुनहगार नहीं मानता। अब बात यह है कि इसको किस नजरिए से देखना चाहिए। आज जो ये 1500 घरों की समस्या है, मुझे लगता है कि प्राइवेट स्ट्रक्चरल ऑडिट करने वाले जो लोग हैं उनको काम पे लगा के 15-20 दिन में ये ऑडिट कर लेना चाहिए। मैं एकनाथ शिंदे जी से मिलूंगा, उनसे मीटिंग के लिए कहूंगा, लेकिन ये समझ लो कि आने वाले 15 दिन में मेरे यहां मीटिंग लग जाएगी। जिसमें हम कमिश्नर को बुलाएंगे, जिसमें हम कलेक्टर को बुलाएंगे और कहीं ना कहीं रास्ता निकालने की कोशिश। बात किसी पार्टी की, बात किसी मंत्री की नहीं है, बात बचोगे, जियोगे या मरोगे इसकी है। आज तक जितने मरे हुए हैं बिल्डिंग के नीचे दबोच करके, क्या उनके बारे में हमारे दिल में कुछ संवेदना है कि नहीं है? तो काम कौन करता है इसके लिए कोई उसका ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, काम होना चाहिए। उस भगवान को पैर पड़, जिस भगवान को पैर ला, उधर से न्याय मिले या इधर से न्याय मिले, न्याय तो मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि ये पक्ष की भूमिका है वो थोड़ी सी बाजू में है। मेरी भाषा में मैं हमेशा कहता हूं, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। जो हमारे साथ आएंगे उनका भी भला, जो हमारे साथ रुसवा करके और कहीं बैठेंगे उनका भी भला। तो होगा भला तो उल्लासनगर का ना, किसी के हाथ से भी हो, भला तो होना चाहिए। बिल्डिंग तो बचनी चाहिए। आज वो आमंत्रा में हम घर दे सके, और आमंत्रा कितने दिन आप रहोगे? फिर वापस आना है कि नहीं? तो ये जो क्लस्टर आप कह रहे हैं, ये अगर 3-3, 4-4 एकड़ का भी क्लस्टर बनता है तो मुझे लगता है आपकी समस्या हल हो सकती है। एक बात जरा आप भी सोच लीजिए
क्या आप सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए तैयार हैं? एक बिल्डिंग है, उसमें 16 फ्लैट है, वो 16 फ्लैट वाले एक हो जाते हैं और वो बिल्डिंग खुद से खड़ी कर देते हैं, तो सरकार उसके बीच में नहीं है। लेकिन ये बात सोचने की आवश्यकता है। अगर सरकार के ऊपर आप आर्थिक मदद के लिए आशा से देखते हो, तो मैं आपको साफ कहता हूं कि सरकार के पास आज पैसा ही नहीं और आने वाले 2 साल और खराब चलेंगे। आज सरकार उधार पैसे लेके कर्मचारियों का पगार दे रही है, सब धंधे बंद है, सब टैक्सेस बंद है, तो सरकार की तिजोरी में पैसा कब है, कैसे है? मुझे ये भी मालूम है कि आपकी भी वही परिस्थिति है, लेकिन इसके बीच में से कहीं ना कहीं रास्ता निकल रहा हो। ये जो भाषा की जा रही है कि 815 इमारतें तोड़ देंगे, इतना आसान नहीं रहता। 800 इमारतों के सभी लोग अगर रास्ते पे उतर आए तो वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम संभालते संभालते हमारे पुलिस क्या करेंगे? गोलियां चलाएंगे, मारेंगे? ऐसा नहीं होता है। आदमी जीता है सिर्फ 2 चीजों के लिए, घर का छप्पर और पेट। नहीं तो क्या है अपनी जिंदगी में? पेट खाली रहा तो एक दर्द होता है, और ऊपर छप्पर नहीं रहा तो दर्द होता है, क्योंकि धूप आती है, पानी आता है। तो इसलिए आपके मन में जो दुख है, जो संवेदना है, वो हमारे दिल में भी है। आपके मुंह देख के हमको सिर्फ कोई राजनीति करने के लिए जितेंद्र रावत कभी भी किसी मंच पे नहीं आता है। आप किसके वोटर है उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन किसी के भी दुख में आप चले जाओ और उनको मदद करो, ये जो शरद पवार जी ने हमको सिखाया है, इसलिए मैं आया। आप सभी की जिम्मेदारी है। ओमी की है, पंजम की है, लासी की है, सतरामजी की है। आप अकेले नहीं हैं। आपके पीछे, आपके साथ बहुत लोग खड़े। लेकिन हम कमिश्नर को यह बता देना चाहते हैं कि विदाउट फॉलोइंग द लॉ आप बिल्डिंग डिमोलिश नहीं कर सकते। एमआरटीपी की जो भी कानूनन कार्रवाई है, उस कानूनन कार्रवाई को हटकर बाजू में रख के कमिश्नर कुछ नहीं कर सकता है। कमिश्नर इज अथॉरिटी ड्यू टू एमआरटीपी। कानून है जिस कानून तहत कमिश्नर अपनी जगह पर बैठा है, उस कानून तहत बिल्डिंग कैसी बननी चाहिए, बिल्डिंग को तोड़ने के लिए 253 ना 250 नहीं लगता है, 264 तो नोटिस देते ही नहीं 264 की तोड़ने के लिए। तो वही है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं चलेगा, आपको सुनवाई तो देनी ही पड़ेगी। ऐसा है, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको पर्सनल हियरिंग देनी पड़ेगी उनको। विदाउट हियरिंग ये वो यानी मैं हूं, मेरा कानून है, बस आप कोई नहीं। ये ऐसे किसी शहर में चल नहीं सकता है।
मैंने अभी तक तो कमिश्नर से बात नहीं की है, उसके बाद मैं जाते जाते बात कर लूंगा। लेकिन एक वचन आपको देके जाता हूं कि आने वाले 15 दिनों में कमिश्नर की यहाँ तो मेरे साथ बैठक होगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।